नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। अयोध्या में रंगत बहुत बदल गई है और उत्तर प्रदेश के अयोध्यापुरी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम मंदिर की गर्भगृह की शिलाएं रखने के लिए, उसके पूजन के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे। शिला पूजन के बाद उन्होंने संकेत और संदेश दिया कि 2024 तक भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर अयोध्यापुरी में बन जाएगा। मंदिर बनने के बहुत सारे मायने हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भी बहुत सारे मायने हैं। योगी जिन्हें आज अयोध्या में शिला पूजन के बाद एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने शिला पूजन की तस्वीरें डाली और साथ ही ये भी लिखा कि राम काजु कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। मंथन में आज बात इसी राम काज की, इसी राजकाज के साथ योगी आदित्यनाथ राम काज में भी तत्पर हैं। और ये जो मंथन में पहली बार अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो वास्तव में रामकाज की चर्चा होगी। चर्चा मंथन में और तमाम मुद्दों की भी होगी, लेकिन वास्तव में क्या 2024 में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, इसके सामाजिक के अलावा राजनीतिक क्या क्या मायने हैं, ये आपको हम मंथन में बताएंगे। अयोध्यापुरी उत्साहित है, उत्सव जैसा माहौल है। राम भक्त भी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का शिला पूजन किया और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में संत, महंत, पीठाधीश्वर, सरकार के लोग, राम जन्मभूमि न्यास, मंदिर निर्माण का न्यास, एक से एक लोग थे। मुख्यमंत्री योगी ने निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास रखने के बाद कहा कि उन्हें जब तक ये राम का काज पूरा नहीं हो जाता तब तक वो विश्राम करने वाले नहीं या विश्राम लेने वाले नहीं। शिला पूजन के बाद, शिलान्यास और शिला पूजन के बाद योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी का भी दर्शन किया और मंत्रोच्चार के साथ ये भव्य शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। और अब एक तरीके से टारगेट दिया गया है कि ये 2024 से पहले जहां तक इसके राजनीतिक मायने हैं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्यापुरी में बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके राजनीतिक मायने तो सभी को पता है कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। इस कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं कि योगी ने शिला पूजन किया और उसके बाद शिलान्यास, गर्भगृह का शिलान्यास किया। ये वो तस्वीरें हैं। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ शिलान्यास किया गया। साधु, संत, महंत, स्वामी परमानंद जी, एक से एक देश दुनिया के लोग, जो संत महंत वहाँ मौजूद थे। नक्काशीदार शिलाओं को उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापित किया। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। तब से लगातार मंदिर का निर्माण चल रहा है। राम मंदिर का पहला पिलर स्थापित कर वहाँ जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम की मूर्ति को वहाँ स्थापित किया, तभी जयकारे, भगवान श्री राम के जयकारे लगाए जाने लगे। मुख्य अतिथि, इस समारोह के मुख्य अतिथि संत, महंत और वो प्रबुद्ध जन थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तमाम पीढ़ियां बदल गईं, तमाम लोग बदल गए, लेकिन आज हम लोगों ने इसी पीढ़ी में ये काम शुरू किया और हमारी ही पीढ़ी ये देख रही है। वास्तव में अयोध्यापुरी की बहुत सारे मायने हैं। अयोध्यापुरी के राजनीतिक मायने
के अलावा भी बहुत सारे मायने हैं। यहाँ विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ फल प्रसाद की दुकानें जो लगी हुई हैं उनमें जब बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। रिक्शा वाले, तांगा वाले, ऑटो, टेम्पो, कार, इसके अलावा भारतीय रेलवे को भी एक बड़ी आमदनी यहाँ से होने जा रही है, क्योंकि ये विश्व स्तरीय तीर्थस्थल अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अत्यधिक सुविधाओं से सुसज्जित इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थापित किया जा रहा है। तो एक तरीके से आर्थिक विकास, सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास और विश्व के लिए एक समरसता का भी ये मंदिर होगा। एक तरीके भगवान श्री राम का मंदिर केवल हिंदुओं की आस्था का प्रश्न नहीं, ये समरसता का भी प्रतीक होगा। तो राम नगरी अयोध्या में एक नया इतिहास आज रचा गया। योगी आदित्यनाथ ने शिलाएं रखी, शिला पूजन किया और उसके बाद आर्थिक विकास की ओर भी अयोध्या बहुत तेजी से चल पड़ेगी। सामाजिक विकास भी इससे होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, राजनीतिक रूप से भी ये अपने आप में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव ये आस्था का प्रश्न रहा है, वो इस बात को लगातार कहते हैं, लेकिन विपक्ष कहता कि ये उनके लिए राजनीति का मसला शुरू से रहा है। लेकिन इन सब के अलावा करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों के लिए भगवान श्री राम का मंदिर अपने आप में एक अलग तरीके का एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें लोगों की आस्था है और लोग बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग यहाँ आएंगे। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि यहाँ ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों को इसका फ़ायदा होगा, सरकारी खजाने में पैसा जाएगा। तो बड़ा आर्थिक परिवर्तन यहाँ, सोशो इकोनॉमिक चेंज होने जा रहा है। ये सिर्फ धार्मिक मसला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लिए, खाली अयोध्यापुरी के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए एक अलग तरीके के परिवर्तन का विषय है भगवान श्री राम का मंदिर। साथ ही काशी कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर और मथुरा, इनका भी विकास बहुत तेजी से चल रहा। ये सारी चीजें अपने आप में एक अलग तरीके के उत्तर प्रदेश को दर्शाने के लिए काफी हैं। मंत्रोच्चार के साथ किस तरीके का एम्बियंस आज वहां रहा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जब शिला पूजन का कार्यक्रम रहा, तो वो एम्बियंस, मंत्रोच्चार की ध्वनि अंदर तक, मन तक शांति दे गई। विष्णवे नमः। आज मां देवी पवित्रं कुरुचासनं भूर्भुवस्सुवः भूम्यै नमः। हस्ते गंधपुष्पाणि गृहीत्वा, हाथ में गंध, अक्षत और पुष्प लेकर सभी देवी देवता, मुख्यमंत्री ने ये पूजन किया और अलग तरीके का माहौल। जाहिर सी बात है, अयोध्यापुरी भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और तमाम करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों के लिए आस्था का प्रश्न है। तो कुल मिलाकर इस शिला पूजन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अपने विचार रखे, संबोधन भी किया, उसके भी कई मायने हैं। और खासतौर पर गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब ये भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में, निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी, जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था सरदेव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में आज वह साकार रूप लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है।
हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीढ़ियां उन्होंने अपने दादा गुरु, अपने गुरु और गोरक्ष पीठ का श्री राम मंदिर आंदोलन से वो रिश्ता भी बताया और उन्होंने कहा कि पीढ़ियां गुजर गईं और अशोक सिंघल को भी याद किया। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो विश्व हिंदू परिषद के, अशोक सिंघल, वो अब दुनिया में नहीं है। राम मंदिर के आंदोलन को नए सिरे से, राम मंदिर का आंदोलन तो वर्षों से चल रहा है और 400-450 वर्षों से इस बात का इंतजार था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने, लेकिन जिस तरीके से अशोक सिंघल ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को एक पुनर्जीवन दिया और उसमें तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ, फिर योगी आदित्यनाथ, इसका जो गोरक्ष पीठ है उसका योगदान बहुत ज़बरदस्त इस आंदोलन में रहा है और गोरक्ष पीठ सदैव राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी रहा है। तो ये एक तरीके से राजनीतिक विषय, भारतीय जनता पार्टी कहती कि उसके लिए ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये आस्था का प्रश्न है, लेकिन वास्तव में अगर 2024 से पूर्व भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो जाता है अयोध्या में, तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका माइलेज निश्चित तौर पर मिलेगा। वो कहे या ना कहे, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर होगा। और जो हिंदूवादी लोग हैं इस देश में, जो हिंदुत्व की वकालत करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, ऐसी संख्या अब कम नहीं इस देश में, तो वो ऐसे लोगों का समर्थन, ऐसे लोगों का साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पक्का मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर कोई भी दल, किसी के अंदर ही साहस नहीं है कि वो कह दे कि भाई मंदिर नहीं बनाया जाना चाहिए। वो लोग भले ही जो सेकुलर राष्ट्र की बात करते हैं वो अपनी जगह वो ठीक हैं, लेकिन वो कोई भी भगवान श्री राम के मंदिर या अयोध्या को लेकर कोई निंदा आलोचना नहीं कर सकता। किसी में इस देश में साहस नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि कभी भी जो लोग ये कहा करते थे कि मंदिर का कोई स्थान नहीं, कोई सबूत नहीं, वो लोग अब जाकर टीका चंदन करके अयोध्यापुरी की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आया है और माइंडसेट चेंज हुआ है भारत के तमाम लोगों का। बड़े पैमाने पर जो लोग हैं एक अलग माइंडसेट के तरह अब लोग सोचने लगे हैं। और अभी हाल का जो ज्ञानवापी का मसला और उसके बाद अयोध्या के बाद मथुरा और काशी का जो मसला चल रहा है, वो एक अलग तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी उसका निर्माण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या गए तो वो विशुद्ध रूप से महंत योगी आदित्यनाथ की तरह रहे। वो राजनेता कम संत और महंत और श्रद्धा भाव से जिस तरीके से उन्होंने भगवान का पूजन किया और पूजन दर्शन के बाद शिलाओं की स्थापना की, ये अपने आप में एक अलग तरीके का एम्बियंस दे रहा था। तो अयोध्या के सहारे 2024 की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और उसके मुख्य किरदार, भले ही नरेंद्र मोदी को बार बार ये कहा जाता हो कि नहीं वो मोदी जी ही चेहरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर पर इस तरीके की राजनीति में योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास देश में है नहीं। और यही वजह है कि आज बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बहुत तामे झामे के, योगी आदित्यनाथ बहुत सरलता से गए और उन्होंने शिला पूजन का कार्यक्रम कर दिया। उस तरीके से इसको इवेंट की तरह नहीं ये कार्यक्रम था, एक बहुत अति साधारण, अब गौर करें तो बिल्कुल अति साधारण विशुद्ध ये धार्मिक कार्यक्रम था। जो लोग
वहाँ एकत्र हुए थे। वो साधु संत महंत मंदिर के से जुड़े लोग न्यास के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। तो पूरा एक तरीके से संतों महंतों की उपस्थिति, इस हिंदू परिषद के जो लोग या राम जन्मभूमि न्यास के लोग, बहुत सारे, स्वामी परमानंद जी भी मौजूद थे। तो इस तरीके के बहुत सारे जो महापुरुषों विभूतियों की उपस्थिति में ये आयोजन किया गया। अपने आप में ये एक अलग तरीके का ये माहौल था। ये बिल्कुल इवेंट जैसा बिल्कुल नहीं था, एक साधारण तरीके से एक विशुद्ध धार्मिक आयोजन था, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया, शिलाएं रखी, शिला पूजन किया और अब गर्भगृह का निर्माण तेजी से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मंदिर का जो मूल स्वरूप है, अब इसके बाद मंदिर अपने मूल स्वरूप में जिसकी परिकल्पना की गई है, जिसकी संकल्पना की गई है, उसमें आने लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आजम खां की। आजम खां बताया जा रहा था कि नाराज हैं। उन्होंने तरह तरह से बातें की। उन्होंने कहा कि भाई, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, पार्टी को छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कश्तियों की ज़रूरत नहीं, मेरा जहाज काफ़ी है। उसी दिन मैंने मंथन के कार्यक्रम में कहा था कि लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन अभी आजम खां समाजवादी पार्टी को जहाज मान रहे हैं, तो उससे उतरने वाले नहीं हैं। ये कहा जा रहा था कि शिवपाल यादव के साथ मिलकर वो कोई नया इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के करीब जाकर कोई समीकरण बनाने जा रहे हैं वो। लेकिन ये बातें अब उतनी भरोसे की लग नहीं रही, क्योंकि कपिल सिब्बल ने इसमें बड़ी भूमिका, बड़ा किरदार निभाया है माफ कीजिएगा। और आजम खां की नाराजगी निश्चित तौर पर बहुत भयंकर थी अखिलेश यादव से, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं था। लेकिन कपिल सिब्बल, और जहां तक मेरे पास खबर है कि इसमें दिमाग नेता मुलायम सिंह यादव का चला। कपिल सिब्बल और नेताजी मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, इनके बड़े करीबी संबंध हैं। और ये खुद आजम खां भी कह चुके हैं कि मुझसे पहले नेता मुलायम सिंह से कपिल सिब्बल के बड़े अच्छे संबंध हैं और बड़े पारिवारिक संबंध। ये बात अभी उन्होंने हाल में कही। तो नेता मुलायम सिंह यादव को लगा कि आजम खां बहुत ज़बरदस्त और बड़ा भयंकर नाराज हैं, तो उन्होंने कपिल सिब्बल को जिम्मेदारी दी कि भाई आजम खां की जमानत होनी चाहिए। आजम खां की जमानत कपिल सिब्बल ने कराई, वो बाहर जेल से आए और फिर आजम खां एक तरीके से कपिल सिब्बल के नाम की माला जपने लगे। उन्हें अपने खून से ज़्यादा बता दिया। उन्होंने कहा जो मेरे खून का भी होगा वो इतना नहीं कर सकता जितना कपिल सिब्बल ने किया। उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपकी सिफारिश पर कपिल सिब्बल जा रहे हैं राज्यसभा समाजवादी पार्टी के समर्थन से, तो उन्होंने कहा नहीं, जो मुलायम सिंह का परिवार है या मुलायम सिंह जी हैं, नेताजी से, उनके इस परिवार से, समाजवादी परिवार से उनके पुराने रिश्ते हैं कपिल सिब्बल के। लेकिन मैं भी ये चाहता था कि वो राज्यसभा जाएं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, मुझे अत्यंत खुशी होगी। ये बात आजम खां ने कई साक्षात्कार में कही। इसके बाद एक तरीके से जो डैमेज था उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को, और नेताजी की मदद से इस पूरे प्रकरण को ऐसा लग रहा था कि आजम खां समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ कहेंगे। लेकिन जमानत के बाद आजम खां ने शायद समाजवादी पार्टी के खिलाफ, नेता मुलायम सिंह के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ एक लफ्ज़ बहुत कठोर नहीं बोला। इशारों में बातें की। उनका अंदाज है, जलीकट्टी कहने का उनका अपना अंदाज है, वो कहते हैं, जलीकट्टी कहते रहते हैं, लेकिन उस तरीके से उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और इसकी बड़ी वजह कपिल सिब्बल हैं। तो एक खबर ये आ रही कि कपिल सिब्बल के मध्यस्थता के कारण एक तरीके से मामला डाइल्यूट हो गया और अब शिवपाल बड़े पसोपेश में पड़ गए हैं, बड़े असमंजस में हैं। इधर 2-4 दिन से वो नज़र नहीं आ रहे हैं, दिल्ली भी नहीं गए आजम खां को देखने के लिए वो। लेकिन अखिलेश यादव सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती आजम खां को देखने के लिए आज पहुंच गए सर गंगाराम अस्पताल। और करीब खबर आई कि 2.5-3 घंटे अखिलेश यादव आजम खां के परिवार के साथ बेहद निजी वक्त उन्होंने बिताया और पूरी तरीके से लिए। आज जब
अखिलेश यादव का काफिला वहाँ पहुँचा। यूँ तो सर गंगाराम अस्पताल में लोगों का आना जाना लगा रहता, तीमारदार मिलने वाले मरीजों के, लेकिन आज बिल्कुल एक अलग राजनीतिक घटनाक्रम के तहत आज खबर सुबह आई कि अखिलेश यादव आजम खां से मिलने के लिए जा रहे हैं। और ये हलचल उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए एक तरीके से एक नई हलचल थी। 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती आजम खां से मिलने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश पहुंचे तो दोनों के बीच लंबी बात हुई। 2.5-3 घंटे, हमारे सहयोगी ने बताया कि 2.5-3 घंटे दोनों रहे। दावा किया जा रहा है कि गिले शिकवे कुछ हद तक दूर हुए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सवाल गिले शिकवे दूर होने का नहीं है, लेकिन ये साफ हो जाएगा कि कम से कम इतना तो हुआ कि दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई। अभी तक तो बातचीत ही नहीं, इशारों में हो रही थी। आजम खान ने अभी बीमार होने से 2 दिन पहले ही कहा कि भाई उनकी हैसियत नहीं, उनकी औकात नहीं कि वो अखिलेश यादव को कोई सलाह दे सकते, जबकि ये बात कौन मान लेगा कि आजम खान जिनका कद पार्टी में दूसरे नंबर पर था नेताजी मुलायम सिंह के वक्त, वो किसी को मशवरा नहीं दे सकते, उनकी ऐसी औकात नहीं, ऐसा मानने वाला नहीं था। लेकिन अंदर उनके कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक रंज था। और उन्होंने कहा कि भाई 3.5 साल से तो हमारी मुलाकात भी नहीं है अखिलेश यादव से आमने सामने, हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में, और मेरी औकात नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा। किसी पत्रकार ने उनको संबोधित किया कि आप समाजवादी पार्टी के अभी नेता हैं कि नहीं। कहा नहीं, मैं नेता कभी नहीं रहा, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता था और अदना सा कार्यकर्ता रहूँगा। तभी से तय हो गया था कि पार्टी तो नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पुराने रिश्तों की गर्माहट जो है वो जरूर दोनों तरफ से महसूस की गई। और जो रिश्तों पर जो बर्फ पिघली, जो बर्फ जमी हुई तो वो पिघली, ये ऐसा कहा जा रहा है। इसके पीछे सीधे सीधे जो कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने रिटर्न गिफ्ट दिया है आजम खां की जमानत कराने के बदले, उसकी वजह से इसकी वजह से ये स्थितियां सामने नजर आई। अब समाजवादी राजनीति में क्या होगा, रामपुर की सीट को लेकर भी एक अलग अलग तरीके की बातें चल रही। कोई कह रहा है कि भाई आजम खां का परिवार, क्या इसमें कोई परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा? ये सवाल है अपने आप में कि क्या आजम खां का परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। यहाँ एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी मसले पर चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहाँ से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है, और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी। मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता, और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ, और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से? मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
विमल बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमने इसी पर बात किया था कि क्या सवाल हमने उठाया कि क्या सिब्बल ने सुलह करा दी, क्या आजम और समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व है, मौजूदा नेतृत्व है अखिलेश यादव, उनसे समाजवादी पार्टी के अंदर जो एक हलचल चल रही थी। ये तस्वीरें हैं गंगाराम अस्पताल की, दिल्ली का सर गंगाराम अस्पताल, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। आजम थोड़ा सा रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, चेहरे से अगर देखें तो थोड़ा सा रिलैक्स वो नज़र आ रहे हैं। पूरे पारिवारिक माहौल, मुझे लगता है कि गिनती के बहुत करीबी लोग हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव में कोई अंदर पार्टी का कोई नेता नज़र नहीं आ रहा। ये सब परिवार के लोग हैं, आजम खां के बड़े करीबी लोग हैं। एक दो डॉक्टर अखिलेश यादव के साथ फ़ोटो खिंचाते नज़र आ रहे हैं। आजम खां की बेटी, बहू, बेटे, पूरा परिवार और आजम खां और अखिलेश यादव थोड़ा सा असहज नज़र आ रहे हैं कि भाई, और आजम खां को इस बात का रंज तो है ही कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो ये अपने आप में, लेकिन ये खबर आ रही कि जो कपिल सिब्बल की मध्यस्थता के कारण ये जो बड़ा डैमेज समाजवादी पार्टी को होने की आशंका थी वो रुक गया है। कुल मिलाकर अब इस पूरे मसले पर बैठक कितनी देर चली, हमारे पास जो सूचना है कि 2-2.5 घंटे तक दोनों मिलते रहे अस्पताल में। वहाँ हमारे सहयोगी प्रिंस जायसवाल सर गंगाराम अस्पताल में मौजूद थे और हम सीधे चलते हैं दिल्ली प्रिंस के पास। प्रिंस से बात करेंगे। प्रिंस जायसवाल दिल्ली से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक, देश के जाने माने पत्रकार बिलाल सब्जवारी साहब भी जुड़ गए हैं। बिलाल साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। प्रिंस जायसवाल, आप वहाँ सर गंगाराम अस्पताल में थे, अखिलेश यादव गए और करीब खबर जो आई कि 2.5-3 घंटे वो रहे। अखिलेश यादव के साथ कौन कौन लोग थे? आजम खां, जो तस्वीरें आई हैं बाहर, अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है, उनको तस्वीरों को डाला है फेसबुक पर और ट्विटर पर भी कि आजम खां की जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहाँ सिर्फ परिवार के लोग नजर आ रहे हैं, अंदर कोई नेता नगरी नहीं थी वहाँ पर। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के सरगंगाराम हॉस्पिटल के अंदर, यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं यूपी के अखिलेश यादव सरगंगाराम हॉस्पिटल आते हैं दिल्ली के अंदर और वहां पे 11 बजे उनकी एंट्री होती है। यानी पूरे 3 घंटे की मुलाकात सरगंगाराम हॉस्पिटल के अंदर अखिलेश यादव और आजम खान की होती है, जिसमें परिवार सहित आजम खान के बहू, बेटे सभी वहां मौजूद थे और डॉक्टर्स भी। जिसमें एक आपने वीडियो देखा होगा, फोटो देखी होगी, जो हमारे के न्यूज के जरिए जो है सभी दर्शकों को देख रहे हैं, वो एक फोटो वायरल बाहर आई ट्वीट के जरिए। महज आप देखने की बात ये होगी कि यूपी से चल के अखिलेश यादव सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर आकर के उनका स्वास्थ्य का जो है जानकारी लेते हैं कि वो कैसे हैं। महज अब बात यही नहीं रुकती। प्रिंस साहब की आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है कोई व्यवधान आ गया है। जी, जिस तरीके से लगता है कि आजम खान लगातार जिस तरीके से जो है अपना स्वास्थ्य को लेके सरगंगाराम हॉस्पिटल के अंदर भर्ती थे, उस पे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आकर के उनसे बात करते हैं। महज बात जो है लगातार यही नहीं रुकी। 3 घंटे की मुलाकात में ऐसा क्या था जो बात आजम खान से चल रही थी, जिसमें कपिल सिब्बल भी मौजूद होते, महज किसी कारणवश जो है वो नहीं आए। यानी कई तमाम बड़े नेता जो उनको आना था वो अखिलेश यादव जी के साथ नहीं आए 3 घंटे की मुलाकात में। आप बात बता दें कि रामपुर विधानसभा, यानी अगर बात करें तो राज्यसभा की जो चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, अब उस पे क्या आजम खान के परिवार को टिकट दिया जा सकता है? लोकसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप प्रिंस, लोकसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं रामपुर से। जी जी जी, उस पे वो सीट पे लड़ेंगे या पारिवारिक मुद्दा जो सामने आएगी?
3 घंटे की मुलाकात बहुत मायने रखती है और इससे देखा जाएगा कि उपचुनाव में किस तरीके का माहौल यूपी में पैदा होते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी प्रिंस जायसवाल वहाँ मौजूद थे जिस वक्त ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में हुई। ये अपने आप में आप अगर तस्वीरें देख रहे होंगे तो आजम खान साहब कुछ रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, हम उनको रिलैक्स के रूप में देख रहे हैं, थोड़ा सा सहज नज़र आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव असहज हैं तस्वीर के दौरान, जो तस्वीर जिस वक्त खींची गई थोड़ा असहज नज़र आ रहे हैं, कुछ सकुचाए से बैठे हुए हैं अखिलेश यादव, और आजम खान साहब बाकायदे बिल्कुल फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। बिलाल साहब जुड़े हुए हैं। बिलाल साहब, इस मुलाकात को आप किस तरीके से देखते हैं? दुर्गेंद्र जी, इस मुलाकात के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि तलखियों का मिजाज बदलेगा, जहर में कंद घोलिए साहिब। तो ये दरअसल जिम्मेदारी अखिलेश यादव की थी कि वो आजम खां को कैसे मनाए, जो उनका ताल्लुक उस पार्टी से रहा है, जो एक संजीदा रिश्ते मुलायम सिंह यादव और आजम खां के बीच में रहे हैं, और जो मौजूदा वक्त का तकाजा है। इन परिस्थितियों ने अखिलेश यादव को आजम खां के पास जाने के लिए मजबूर किया है, और पार्टी के अंदर जो एक माइनॉरिटी ब्लॉक है या माइनॉरिटी सेंटीमेंट जिसे कह सकते हैं, जिसके इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स घूमती है, उसका अंदरूनी दबाव अखिलेश यादव महसूस कर रहे थे। वो ये समझ चुके थे कि आजम खां को कॉन्फिडेंस में रखना जरूरी है। अगर आजम खां खुदा न खास्ता कल को नाराज होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इन सभी विचार के साथ, इन सभी सोच के साथ, इस सभी मंथन के साथ अखिलेश ने उन तलखियों को दूर करने की कोशिश की और एक कटसी मुलाकात की जो उन पर ड्यू भी थी काफी समय से, और ये किस नतीजे पर पहुंचती है आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मुलाकात 3 घंटे की बताती है कि यकीनन जो गिले शिकवे थे उनको दूर करने की कोशिश की गई है। जो मरहम लगाने की जरूरत थी आजम खां को उस मरहम को भी लगाया गया है। जो एक भावनात्मक एक सपोर्ट की जरूरत थी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, उसको भी अखिलेश ने आज जिम्मेदारी से निर्वाह किया। बिलाल साहब 2-3 सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं। अखिलेश यादव 27 महीने तो गए नहीं जेल आजम खां से मिलने, ये बिल्कुल सही बात है। अभी मैं आजम खां साहब के भर्ती होने से 2-3 दिन पहले उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे 3.5 साल से हमारा आमना सामना राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं हुआ है, तो मुझे उनसे क्या गिला शिकवा, जब हम मिले ही नहीं। वो उनका एक अंदाजे बयां है, अपने तरीके से वो चीज़ों को कहते हैं। तो 3.5 साल से अखिलेश यादव का आजम खां से मतलब आमना सामना नहीं है, मतलब ठीक से बातचीत नहीं है। अगर जेल से छूटने के बाद अखिलेश यादव रामपुर भी जा सकते थे, उनके घर जा सकते थे, ऐसा तो नहीं। इतने तो बदमिजाज नहीं है आजम कि उन्हें अपने चौखट से रवाना कर देते बिना मिले, ऐसा तो नहीं था। लेकिन ये अस्पताल क्यों मुकर्रर जाने के लिए उन्होंने क्यों मुकर्रर किया कि भाई अस्पताल ही जाएं, कि यह संदेश देना था कि भाई वो मिजाज पुरसी के लिए जा रहे हैं, ये मामला समझ में नहीं आया। और दूसरा जो मेरा सवाल है बिलाल साहब, कि 3.5 घंटे तो वही हुआ कि भाई आइए मियाँ, खाइए पीजिए, बैठिए इत्मीनान से, आराम कीजिए और तब जाइए। बहुत बड़ा वक्त होता है। 3.5 घंटे क्या बातें की होंगी इन लोगों ने? दुर्गेंद्र जी, जब आजम साहब जेल से छूट के बाहर आए तो यकीनन अखिलेश यादव को विजिट करना चाहिए था। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो उसके एक बुनियादी रुकन है या समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं और उनके पिता के बहुत ही चहीते हैं, ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव की थी और बनती थी कि उनको पास विजिट करते। एक तो गलती ये अखिलेश यादव से ये हुई कि काफी समय अंतराल से वो जब आजम खां जेल में रहे तो उनका कोई पुरसाने हाल या उनकी कोई तवज्जो नहीं दी गई, या
उधर को उन्होंने कुछ सोचा नहीं। दरअसल पार्टी के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म की इंटरनल पॉलिटिक्स वर्क कर रही है। देखिए, पार्टी के अंदर इस समय दो धड़े मौजूद हैं। एक धड़ा जिसको सीधा सीधा रिप्रेजेंट करते हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, और दूसरा धड़ा रणनीतिक रूप से प्रोफेसर राम गोपाल उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोफेसर राम गोपाल के समय समय पे रिश्ते आजम खान से पूर्व के अंदर खराब भी रहे हैं, और प्रोफेसर राम गोपाल बहुत ही महीन बारीक पॉलिटिक्स करते हैं। चाहे वो राजब्बर के समय आप देखें, चाहे वो ठाकुर साहब जो आप दिवंगत हो गए, हमारे बीच नहीं रहे, उनके समय में देखें, अमर सिंह के समय देखें, या केसी त्यागी के समय देखें, तो ये पीछे से जो इंटरनल पॉलिटिक्स का जो एक मोर्चा संभाले हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के अंदर प्रोफेसर राम गोपाल संभाले हुए हैं। और आजम खान ने जिस तरह से एक समाजवादी पार्टी की नीति को एक कंट्रोल करने की पोजीशन में थे और रहे भी हैं, वो कहीं ना कहीं इस परिवार के कद्दावर नेताओं को चुभता है। तो ये इंटरनल पॉलिटिकल ब्लॉक है जिसके वजह से पार्टी इंटरनल डिवाइड है, और इसकी यही वजह है कि कुछ पार्टी का धड़ा समाजवादी पार्टी को एक माइनॉरिटी इंप्रेशन से दूर रखना चाहता है, वो बैकवर्ड इंप्रेशन पे रखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर माइनॉरिटी इंप्रेशन समाजवादी पार्टी का बना तो वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आएगी और अपीजमेंट का शिकार हो जाएगी। ठीक बात है बिलाल साहब। तो अब इस बात को इसी शेर के साथ विराम देते हैं कि उनको देखने से आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बिलाल साहब आप बने रहिए। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मंथन का ये बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट था, आजम खां का मसला। अब हम बात करेंगे, चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। ईडी ने किसको बुलाया है? राहुल और सोनिया गांधी को। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में ईडी ने तलब किया है। सोनिया गांधी को 8 जून को तलब किया है और राहुल गांधी को कल ही बुलाया है। लेकिन खबर ये है कि राहुल गांधी विदेश में हैं और उनके वकीलों ने कहा कि भाई कुछ मोहलत दे दो। ये दोनों को सम्मन जारी किया गया है। क्या आपको पता है कि नेशनल हेराल्ड से जुड़ा यह कौन सा मामला है जिसको लेकर गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आज हम आपको नेशनल हेराल्ड केस के बारे में थोड़ा तफसील से बताएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो नेशनल हेराल्ड का मामला एक इक्विटी लेन देन से संबंधित है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी पर एसोसिएट जर्नल्स की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का कथित रूप से केवल 50 लाख रुपए का भुगतान करके हेराफेरी का आरोप है। ये मामला बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था और इसके बाद से मामला चल रहा था। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि 2015 में इस मामले को बंद कर दिया गया था क्योंकि इसमें कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बार फिर से इस मामले को खोलकर एक विपक्ष पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में 3 प्रमुख नाम शामिल हैं: एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, यंग इंडिया लिमिटेड और कांग्रेस। आरोपों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि YIL को दान के उद्देश्य से ये बनाया गया था, ना कि किसी लाभ के लिए। इसने यह भी दावा किया गया है इसमें कि लेन देन में कोई अवैध लेन देन नहीं हुआ है, क्योंकि यह कंपनी के शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए केवल एक कॉमर्शियल लेन देन था। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई याचिका पर भी आपत्ति जताई गई है। राजनीति से इसे प्रेरित करार दिया गया है। कुल मिलाकर ये मोटे तौर पर ये मसला है। चूंकि मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ हूँ नहीं, कंपनियां, ईडी, इस मामले को मैं बहुत गहराई से नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैंने जो मोटा तौर पर जो पढ़ा लिखा वो दर्शकों को बता दिया। अब इस पर हमला करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने बहुत बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर हमला किया है। सुनिए कि ये एक इतना ज्यादा
मनगढ़ंत काल्पनिक आरोप है कि एक प्रकार से ये मजाकिया चीज है। और मैं आपको ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि सिवाय इस प्रतिशोध की जो भावना जिसके साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी अपने हर राजनीतिक विरोधी को अटैक करती है, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 या 6 तथ्य बड़े सरल हैं, उनको आप देख लीजिए और अपने आप निर्णय करिए कि इस प्रकार का समन्स माननीय कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दिया जा सकता है 2022 में। नंबर 1, यही चीजों के विषय में कानूनी कार्रवाई 2014-15 से चल रही है। आज 7 साल बाद इस प्रकार की चीजों में ईडी को लाया गया है। नंबर 2, ये विचित्र केस इसलिए है कि जहां कोई पैसा नहीं है या जहां कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरण नहीं है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इसमें दम नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम ना रुकेंगे और ना झुकेंगे। दल हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जैसा कोई नहीं। कांग्रेस पूरे देश भर में है। कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश की नींव डाली। कांग्रेस वो पार्टी है जो इस गांव में अभी भी है। कांग्रेस वही पार्टी है जो पीछे हटेगी नहीं, जो झुकेगी नहीं इनके सामने। प्रियंका गांधी ने दम भरा, वो लखनऊ में थी आज। कांग्रेस के 9 संकल्प जो समारोह चल रहा 2 दिन का, उसमें वो लखनऊ में थी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस झुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। इस तरीके से इशारों में उन्होंने हमला किया और सीधे भी हमले उन्होंने अपने संबोधन में किया। अब एक तरफ ये मामला चल रहा है, दिल्ली गरमाई हुई है, और दूसरी तरफ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी जैन हवाला मामले में की गई है। उसको लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे पर तीखे हमले हैं। दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर है और तीखे हमले कर रहे हैं। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ ज्यादा ही आगे बढ़कर बयान दे दिए। केजरीवाल जी, क्या ये सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने स्वयं डिक्लेयर किया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की 16 करोड़ 39 लाख की इनकम डिस्क्लोजर 2016 के अंतर्गत, जिसके माध्यम बने अंकुश जैन और वैभव जैन साल 2016 में? केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इस बात को रिजेक्ट किया कि 16 करोड़ 39 लाख के सही मालिक न वैभव जैन थे न अंकुश जैन थे, बल्कि इस काले धन की मालिक स्वयं सत्येंद्र जैन है? जिन लोगों को आज कश्मीरी पंडितों की चिंता होनी चाहिए थी, कश्मीर जल रहा है, आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, वहां पे लोग सुरक्षा के कारण से कह रहे हैं कि हम कश्मीर छोड़ के चले जाएंगे। भारत की सरकार की मंत्री को उनकी चिंता नहीं है, बैठक कैबिनेट की उस पर नहीं हो रही है, वो सत्येंद्र जैन पे लगे हुए हैं सर। सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम करना है, इसका रिसर्च चल रहा है। सारा मामला सब जुडिस है, वो ईडी के डायरेक्टर थोड़ी है। कहा कि सत्येंद्र जैन ने खुद, उन्होंने क्या कहा वो महत्वपूर्ण है ही नहीं है ना। ये लोग राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले लोग हैं, इनकी बातों का क्या आप भरोसा कर रहे हैं? जिन लोगों ने 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ रुपए में खरीदा, जो भारत माता के रक्षा सौदे में दलाली खाते हैं जो लोग, वो क्या बोलेंगे? जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब इनसे हमें ज्ञान सीखना है। स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बहुत सारे सवाल पूछ डाले, तो संजय सिंह ने सीधे आरोप लगाया कि भाई चंदा चोरी करने वाले लोग हैं, भगवान राम का चंदा खा जाते हैं, ये 500 करोड़ का जहाज 1700 करोड़ में 1600 करोड़ में खरीदते हैं। इनकी बातों में मत आइए, इनके चक्कर में मत पड़िए।
राजनीतिक विश्लेषक बिलाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल साहब, जो कुल मिलाकर 2 मामले इस समय खूब चर्चा में हैं, अब पता नहीं किस मामले में है। संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई कश्मीरी पंडितों की हत्या का मामला जो है उसको डिफोकस करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सोनिया गांधी का मसला अचानक बहुत दिनों बाद फिर चर्चा में आया, ईडी ने समन किया है। और ये दूसरा मसला, ये जैन हवाला वाला प्रकरण एक बार फिर नए तरीके से खोला गया। दोनों में ईडी है। अब विपक्ष कह रहा है ये बड़ा हथियार हो गया है, इस समय सीबीआई से बड़ा हथियार हो गया है विपक्ष के खिलाफ। तो बहुत जल्दी में, बहुत कम शब्दों में आपसे गुजारिश करेंगे कि दोनों मसलों को जरा समझ कीजिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, पॉलिटिकल वेंडेटा कहलाता है कि जब आप अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करना चाहते हैं राजनीति में, तो उसको कमजोर कैसे किया जाता है, तो उसके दाएं बाएं बाजू तोड़ दिए जाते हैं ताकि वो राजनीति में आपका मुकाबला ना कर सके। ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा से काम कर रही है सरकार, सत्येंद्र जैन या इससे पहले मनीष सिसोदिया और खुद केजरीवाल के यहाँ भी इस तरह के सीबीआई और ईडी छापे मार चुकी है। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर है जिसको मेंटेन रखना चाहती है ताकि केजरीवाल राजनीति में अपने पर पंख ना फैला सके। एक तो छोटा सा ये बात हो गई। तो दूसरी बात ये होगी, सोनिया गांधी को जिस तरह से ईडी का नोटिस दिया गया, इसके 2 पक्ष हैं। एक तो इसका टेक्निकल एस्पेक्ट है कि नेशनल हेराल्ड का इवैल्यूएशन 2000 करोड़ से घटाकर 50 लाख कर लिया गया और उसको यंग इंडिया कंपनी को नेशनल हेराल्ड में मर्ज करके जो लोन का आदान प्रदान हुआ, ये उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है। दूसरा उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात करना चाहूंगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी टेस्टिंग जिसे बोलते हैं ना, दे आर टेस्टिंग वाटर, वो पानी को गहराई चेक कर रही है कि सोनिया गांधी पर ईडी का नोटिस भेजकर वो ये देखना चाहती है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस अंदरूनी तौर पर लोकसभा की तैयारी कर रही है, उसके साथ कौन कौन से घटक दल आके खड़े होते हैं ताकि वो भाप सके कि उसके रणनीति को आगे कैसे बढ़ाना है। साथ ही साथ ये एक तरह से पॉलिटिकल इंसल्ट भी कही जाती है कि 24 अकबर रोड की दीवार तोड़कर आप घर में घुसना चाह रहे हैं। तो ये दोनों तरह के मामले हैं और इस तरह के मामले काफी समय से चल रहे हैं। ये मामला न्यायालय में तय होगा। कोर्ट काफी समय से इसका केस चल रहा है और ये समय समय पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर कांग्रेस कितनी मजबूत है ये उसके वकील बता पाएंगे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर बनाने में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कामयाब है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से इसके राजनीतिक मायने आपने समझा दिया कि भाई दोनों मसलों का है क्या। एक तरफ केजरीवाल के पंख पर, जिसको कहते हैं, पर कतरने की कोशिश है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, ये देखना चाहती है, टेस्ट करना चाहती है, थर्मामीटर लगा रही है कि कांग्रेस के साथ कौन कौन से लोग हैं। इसके लिए सबसे बड़ा पैमाना सोनिया और राहुल हो सकते हैं। ये राजनीति है। लेकिन एक दुखद खबर, आज जब हम सब सुबह उठे तो एक दुखद खबर मिली कि देश के जाने माने, बहुत हर दिल अजीज, बहुत प्यारे सिंगर के नहीं रहे। 1968 में जन्मे के एक ऐसे एक बहुत शर्मीले इंसान थे। अब इस दुनिया में वो नहीं है। मंगलवार को उनका रात निधन हो गया था। आज हम सब जब सुबह उठे तो हम लोगों को ये पता चला। वह कोलकाता के एक शो में गए थे, तभी वहाँ वो शिकार हो गए। अचानक कुछ वो अनईजी हुए। वहाँ भीड़ भी ज़्यादा थी, धुआं भी था, एसी नहीं चल रहा था। ये भी कहा गया कि 2500 की क्षमता वाले जो हॉल में 7-7,500 लोग भर गए, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ। उनके सर और ओंठ पर भी चोटों की बात कही जा रही है। लेकिन हमने, भारत ने बहुत प्यारा सिंगर खो दिया। हम लोग जब जवान हो रहे थे, तरुणाई से निकलकर जवान हो रहे थे, तो के गाने सुनकर इतराते थे, इठलाते थे। कहते हैं कि ये अभी इसकी जांच हो रही है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वहाँ पर पहुँची, बाकायदे के को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कल उनका मुंबई में वर्सोवा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। ये हादसा बेहद दुखद है।
और बहुत पीड़ादायक है कि हमने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो एक बहुत बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान भी था। के न्यूज़ परिवार की तरफ से, के न्यूज़ के लाखों लाख दर्शकों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, बहुत बहुत दुख प्रकट करते हैं हम और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि के परिवार को प्रभु ऐसी शक्ति दें कि कम से कम वो इस महापीड़ा से, महादुख से उबर सके। दिल्ली में जन्मे के बॉलीवुड सहित एक दर्जन भारतीय भाषाओं में उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी और के की मौत के बारे में मंत्री अरूप विश्वास ने कहा कि गायक अनुपम राय ने उनको फ़ोन किया था। एक तरह तरह के विवाद हैं, अनुपम राय नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर परफॉर्म करें। इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही, इनकी जांच की ज़रूरत है। लेकिन हमने एक गायक खो दिया, महज 52-53 साल की उम्र में एक ऐसा प्यारा इंसान हमने खो दिया जिसने अपने गीतों से, अपने संगीत से, अपने अदा से लोगों का वर्षों से मनोरंजन किया और बहुत सारे गीत जब हम सुनते हैं और जब उनको सर्च करते हैं तो लगता है कि अच्छा ये भी के ने गाया था, अच्छा ये भी के का है। के कृष्ण कुमार कुंदन, एक ऐसा कलाकार, एक प्यारा कलाकार हमने खो दिया है। 23 सितंबर 2015 को के न्यूज़ ने कानपुर के CSJM विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम से पूर्व उनका साक्षात्कार किया था। तब वो बड़ी तेजी से उभर रहे थे। 2015 और 2022 लगभग 7 साल पूर्व का ये जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उसमें वो अपने सफलता की कहानी, अपने आगे के भविष्य की योजनाओं के बारे में बता रहे थे। हम उसी साक्षात्कार के साथ छोड़ जाएंगे। के न्यूज़ की तरफ से ये साक्षात्कार सच्ची श्रद्धांजलि है उस महान गायक के लिए जिसने पूरी दुनिया का मनोरंजन किया। हम दुखी हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें, ईश्वर भी उन्हें ऐसा ही प्यार दे जैसा उन्होंने अपने गीतों में लोगों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती और मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार कुंदन जी, जिनको कि सभी हम के नाम से जानते हैं। तो के जी, सबसे पहले तो शुक्रिया के न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। और आपका जो सॉन्ग था तड़प तड़प के दिल से आहा निकलती रहे, तो मतलब ओ माय गॉड, सीरियसली वो सॉन्ग ऐसा था, तो आज भी हम लोग सुनते हैं तो दिल को छू जाता है। मतलब इतना टची था कि आपके उस सॉन्ग के बाद से करोड़ों फैंस बन गए। तो कैसा लगता है आपको अब तक का ये सफ़र? बहुत अच्छा लगता है कि जो शुरुआत हुई बहुत अच्छी हुई मेरी। मैं नया आया था मुंबई में 94-95 में, और मेरा सफ़र जो था एडवर्टाइजिंग से शुरू हुआ था, जिंगल्स गाता था मैं। और 96 में एक्चुअली मैंने सबसे अपना जो है प्लेबैक का शुरुआत किया था मैंने AR रहमान के साथ और विशाल भारद्वाज के साथ अराउंड द सेम टाइम। पर उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं गाने थे, लेकिन 98 में जो रिकॉर्ड किया गाना जो है फिल्म हम दिल दे चुके सनों का, जो 99 में रिलीज़ हुआ, आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट मेरे करियर का, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि इस गाना जो है, इस गाने ने मुझे कैसे एक पहचान दी। मतलब बिल्कुल नया था मैं उस वक्त, और ऐसा एक भारी भरकम का गाना मिला तो लोगों ने बहुत पसंद किया। और काफ़ी लोग तो सोचे कि मैं काफ़ी, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट 98, 17 साल पहले की बात है, तो लोगों को लगता था कि मैं थोड़ा सीनियर गाय है ना, तो लगता है तुमने गाया गाना, तो मैंने कहा हाँ जी मैंने गाया। तो जो कह सकते हैं ना कि गाना जो अगर आपके दिल में बैठ जाए तो आई एम श्योर यू कैन उसको अच्छी तरह निभा सकते हो। एज हैज नथिंग टू डू विद इट। डेफिनेटली, और वो गाना बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, आपने आज तक इतने सारे हिट्स दिए हैं, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है खुद का गाया हुआ? ये तो बहुत ही मुश्किल है, हर सिंगर से आप किसी पूछेंगे एक फेवरेट गाना चुनना बहुत मुश्किल है। जिसको गाने में आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया होगा? बहुत सारे गाने हैं। मुझे अपना एल्बम का सबसे प्यारा गाना लगता है एक प्यार के पल, जो है मेरा एल्बम था पल 99 में, वो भी रिलीज हुआ था। महबूब भाई ने लिखे थे वो गाने, और तड़प तड़प के जो वो महबूब ने लिखे हैं। इसके अलावा आवारापन, बहुत सारे अनगिनत गाने। आप ये शुरू करूँगा, आप कहेंगे तो अपने बारे में डिंगे मार रहे हैं, लेकिन नहीं, आप सीरियसली बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ नहीं, मतलब लेकिन एक गाना चुनना मुश्किल होता है, क्योंकि मूड पे होता है। कभी कभार मूड करता है कि इंडिया वाले जो जोशीला गाना है वैसे गाएं, या फिर डॉन 2 का जो टाइटल सॉन्ग है वो, या फिर अभी जैसे हाल ही में बजरंगी भाईजान का तू जो मिला, तो मूड पे होता है। मतलब
आप मेरे से इस वक्त पूछेंगे कोई मेरा फेवरेट तो मुश्किल है, लेकिन जब मैं गाता हूँ स्टूडियो में जब जाके, तो उस वक्त तो वो मेरा गाना फेवरेट ही होता है, क्योंकि मैं उसको महसूस करता हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, ये तो आप बता ही सकते हैं। हाँ, मेरा फेवरेट सिंगर जी है किशोर दा है। मतलब छोटे से मैं बचपन से उनकी बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, अभी भी सुनता हूँ उनके गाने, बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा मैंने जो है वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत पसंद किया है। मतलब 8th-9th स्टैंडर्ड के बाद मैंने जो है इंग्लिश गाना जो है बहुत क्या कहूँ, मैं दिन रात सुनता था और नकल करता था काफ़ी कुछ, ताकि मैं सीखूँ अलग सा कुछ। और कॉलेज में मेरे बैंड्स थे, तो मैं काफ़ी सारे म्यूजिशियंस से प्रभावित हुआ हूँ। पर किशोर दा मैं कह सकता हूँ मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी तरह कोई गाना महसूस कर ही नहीं सकता है। जी, ये बताइए कि आपकी आवाज़ में इतनी कशिश है, तो इस आवाज़ को, इतनी खूबसूरत जो आवाज़ है, इसको बरकरार रखने के लिए आप कितने घंटे रियाज करते हैं? सच बात कहूँ, मैं रियाज नहीं करता हूँ। ओके, सीरियसली? रियाज नहीं करता हूँ। तो कैसे अपनी आवाज़ को इतना मेंटेन रखते हैं आप? बस शो पे गाता हूँ और स्टूडियो पे गाता हूँ, बाकी टाइम ज़्यादा मतलब वॉइस को जो है रेस्ट करता हूँ ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ बात नहीं करता हूँ, चिकम चाकी नहीं करता हूँ। तो आवाज़ को जो है थोड़ा एक कहते हैं ना कि इसको बनाए रखना ज़रूरी होता है। रियाज का जहाँ तक सवाल है, जहाँ मैं स्टूडियो में जाता हूँ तो वो गाने को लेकर रियाज कर लेता हूँ, तो मेरा उस पर जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। वरना मैं घर पे बैठ के रियाज नहीं करता हूँ, मैंने आज तक तो नहीं किया है, और ऐसे ही चल रहे हैं। अच्छा, जो इतने सारे रियलिटी शोज टीवी में आ रहे हैं जिसमें कि कई छुपे हुए टैलेंट्स को मौके मिलते हैं कि वो अपनी प्रतिभा को दिखाएं, तो इन रियलिटी शोज को आप कितना सही मानते हैं, या इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो विनर चुने जाते हैं, आपके हिसाब से क्या ये सही होते हैं, या इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, इट्स लाइक अनदर टीवी शो, इट्स ऑन द पब्लिक। और जहाँ मैं अभी हार्डली मैंने इंडियन आइडल जूनियर में एक बहुत मज़ेदार एक एपिसोड किया था, बहुत मज़ा आया था मुझे। मैं काफ़ी सालों बाद मैंने एक टीवी का शो किया, क्योंकि मैंने एक बहुत 7-8 साल पहले किया था। मुझे भी लगा था कि यार क्या मतलब है, मतलब तुम जज की तरह बैठे और कुछ होता तो है नहीं, मतलब सारा कुछ। तो मुझे बाद में ख्याल आने लगा कि ये तो वैसे ही इट्स लाइक अ टेली सीरियल, इट्स लाइक अ पॉपुलैरिटी बेस्ड थिंग। तो आप लोगों से आप उनका विचार मांगते हो, उनको बोल के वोट करो, तो इट्स अप टू द पब्लिक, इट्स नथिंग टू विथ पीपल ऑन स्टेज। हम लोग तो बच्चों को इंकरेज करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने शो पे अपना क्या कहते हैं वक्त बिताया, और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो इतने आर्टिस्ट इतने यंग हैं पर बहुत ही अच्छा गाते हैं, और मुझे बहुत मज़ा आया। और मुझे लगा कि एज अ सीनियर हमें तो बच्चों को सिर्फ प्रोत्साहन ही देना चाहिए, और बाकी तो है मतलब जो आप कह रहे हैं कि वोट्स नोट्स, हम लोग तो पूरे, मैं तो पूरे 10 पे 10 देता हूँ सबको। मुझे तो लगता है कि ये सब अच्छा गाते हैं तो सबको प्रोत्साहन करो, जिसका जो नसीब होगा निकलेगा आराम से वहाँ से। और ये जो है ना, ये एक प्लेटफॉर्म होता है। अगर आप देखें तो बच्चे हैं या तो सीनियर हैं, मतलब इंडियन आइडल जो इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द सीनियर्स, जो नॉट द जूनियर्स, तो उनमें से जो है 18-19 साल के होते हैं, 20 साल 25 साल के होते हैं, जो भी हैं, उसमें से भी जो निकलते हैं टाइम लगता है, क्योंकि एक क्या कह सकते हैं ना कि इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। और हर प्रोफेशन में आपको एक इन्वेस्टमेंट टाइम तो होता है, इन्वेस्टमेंट एज इन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको लगना है। मतलब कह सकते हो कि आप भाई 1000-2000 घंटे तो बिताओ जो आप कर रहे हो उससे, तो उससे आपको एक सीख मिलती है, आप उससे कुछ सीखते हो, और आपको समझ में आता है कि पहले तो ये लगना चाहिए कि मैं उसमें एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। कोई शौकिया करने के लोग होते हैं जो करना चाहते हैं, उनको 100-200 घंटे पता चलता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ और ही कर लेता हूँ। तो उस पर जो है घुस जाओ और वक्त बिताओ म्यूज़िक के साथ या अपने साथ, और अपने आप को पहचानो। तो वो वक्त लगता है, उसके बाद अपने आप नज़र आता रास्ता। अच्छा, कई ऐसे सिंगर्स हैं जो कि एक्टिंग में भी हाथ आजमा रहे हैं, तो क्या आपका ऐसा कोई प्लान है फ्यूचर में कि आप कोई फिल्म में या किसी इसमें काम करेंगे? तो ऐसा कोई प्लान हो तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे बस एक ही काम से दिलचस्पी है, और एक काम मुझसे होता है और कुछ होता नहीं है। और मुझे लगता है कि ये काम मैं ज़िंदगी भर करता रहूँ, और खुश रहता हूँ मैं ये काम से। बाकी चीज़ें मुझे टेंशन होती है। अच्छा, यानी कि आपको टेंशन होती है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, मतलब दोनों है। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आप सिंगिंग करते हैं और आपके कई एल्बम्स आते हैं, तो उसमें तो हम आपको एक्ट करते हुए देखते ही हैं। हाँ। तो वो भी एक तरह से एक्टिंग हुई, तो वो तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री दिखते हैं। हाँ, लेकिन वो अपना गाना है ना, मतलब उसमें कोई स्क्रिप्ट जो होता है, जैसे अपने दोस्त लोग हैं जो डायरेक्टर होते हैं, और वो गाने के हिसाब से बनाते हैं, और वो कर लेता हूँ मैं। अभी कोई फिल्म का मेरे को लगता है कि यार ये तो बहुत, मेरे दोस्त शान और मिका और काफ़ी मेरे दोस्तों ने किया है, मैं उनसे बात करता हूँ कभी, तो कहता है यार अलग सीन है। मैंने कहा यार, क्योंकि जो कैमरा के सामने बैठ के सारा दिन वक्त बिताना ना,
इट्स हैव टू बी वेरी वेरी डिफरेंट बिल्ट अप. आई एम नॉट लाइक दैट. मेरे को कैमरा के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अभी 15-20 मिनट हो गया तो ठीक है. और वो शो पे टीवी का जो शो था वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैंने कर लिया, ठीक है. उससे ज़्यादा मुझसे होता नहीं है. मुझसे बस ये जो है स्टूडियो के अंदर एक शांत वातावरण जो होता है ना, जब क्रिएट कर रहे होते हैं एल्बम मतलब सॉन्ग, वो बहुत अच्छा लगता है और मुझे उसमें बहुत सुकून मिलता है. उसके बाद परफॉर्म करता हूँ लाइव. अभी जैसे आप अगर आप आएंगे तो देखेंगे वो अलग ही एनर्जी होती है एंड यू एंजॉय दैट 2.5 आवर्स ऑफ लाइफ. तो मुझे लगता है कि बस यही दोनों चीज़ें हैं मेरी पटरी जो चलती है इस पर. तो मैं खुश हूँ. और कहाँ तीसरी पटरी डालूँ. अच्छा, कोई आने वाला आपका एल्बम हो तो उसके बारे में बताइए. मैं अपने इंडिविजुअल म्यूजिक पे काम कर रहा हूँ. एल्बम का तो मेरे को अभी इस वक्त कोई ठिकाना नहीं है, मतलब इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से. बट मैं अब जो मेरे को वक्त मिलता है मैं अपने आई हैव अ होम स्टूडियो. घर के पास मैंने एक जगह बनाई है अपने लिए जहाँ पर मैं बैठ के अपना म्यूजिक प्ले लिटिल बिट एंड कंपोज. तो मैंने कुछ धीरे धीरे अभी काम शुरू किया है. देखते किस रास्ते चलता है वो. इट्स टू अर्ली. तो ये थे हमारे साथ मशहूर सिंगर केके जी, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ हमारे साथ डिस्कस की. तो बहुत बहुत शुक्रिया केके जी. इस कार्यक्रम के प्रायोजक